नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आप सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बधाई, शुभकामनाएं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार के आने वाले एजेंडे का जिक्र किया और साथ ही साथ पिछले कार्यकाल के बाद, नई सरकार के बनने के बाद 70 दिन से कम के कार्यकाल का भी जिक्र किया और बताया कि सरकार किस रास्ते पर, किन इरादों के साथ देश को आगे किस दिशा की तरफ ले जा रही है। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि प्रधानमंत्री जो खास बातें कही हैं, नई इनिशिएटिव्स जो उन्होंने कहा, जनता का आह्वान किया, वो क्या कुछ हैं, उसका मकसद क्या है, उसका असर कहां पर और कैसे दिखेगा, और साथ ही जो बड़े काम इस सरकार ने इस नए कार्यकाल में किए हैं उसका भी हम उस पर जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं आपको कि असल में क्या खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से कही हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत कैसा हो, इसे देखते हुए आने वाले 5 वर्षों के कार्यकाल का खाका तैयार किया जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 का जिक्र किया और कहा कि 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 370 हटाने का कानून संसद ने पास किया। इसका मतलब है कि हर किसी के जहन में ये बात थी। उन्होंने कहा कि 370 ने पिछले 70 वर्षों में आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद जैसे न जाने कितने नासूर दिए और इन सब को मजबूत करने का काम इसी आर्टिकल 370 ने दिया और इसीलिए इसे हटाना बेहद जरूरी था। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। और हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में, जिनके जरिए प्रधानमंत्री के संबोधन और जिन मसलों का उन्होंने जिक्र किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जगदीश उपासने जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर। और सुनीना त्रिपाठी हैं, डायरेक्टर हैं IEPA, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, 370 या फिर 35A या ट्रिपल तलाक जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया यहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं? और जो एक वाक्य में अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि समस्याओं को टालने का वक्त नहीं है, बल्कि समस्याओं के निजात, उसके विकल्प, उसको खत्म करने का सरकार का मादा है और उस पर बढ़ चुकी है। देखिए, लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री का भाषण आज हुआ है, ये इस रूप में भी ऐतिहासिक है। मतलब समझिए 71 से तो एक रिपोर्टर के रूप में भी हम वहाँ जाकर सुनते रहे हैं, और उसके पहले के भी यदि आप वैसे देखें कि इस तरह का भाषण बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का, जैसा खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा, पूरा विलय भारत में अब हुआ, और वो भी संसद, सरकार की बात नहीं है। जिन लोग कहते सरकार ने किया, सरकार तो खैर निश्चित रूप से उनका निर्णय पहले किया और संसद में उसे पारित किया गया। तो उस प्राचीर से उन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत के विकास के साथ जोड़ना, आर्थिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आज़ादी हमें मिली, आर्थिक आज़ादी जिसको कहना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में उस आज़ादी से एक तरह से पूरी उनको नहीं मिल पा रही थी, भ्रष्टाचार, दूसरी गड़बड़ियों से। तो एक ये, दूसरा आतंकवाद से लड़ाई के लिए, इस लड़ाई में
सबसे बड़ा आज उनका जो संदेश है कि हम उसको नेस्त नाबूद करेंगे, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। और सबसे पहले आपको घर में ही शुरू करना होता है। तो जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के जो भी थोड़े उस तरह के निशान या जो लोग हैं उनको भी किस तरह से दूर किया जाए। और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो पड़ोस से या जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है हमें उससे लड़ाई लड़ना है। तो मुझे लगता है कि आज एक बड़ा संदेश 370 के संदर्भ में जो आप कह रहे हैं, ये संदेश है कि भारत, और इसके लिए पूरी भारत का जनता का, संसद का नहीं, भारत की जनता का जो व्यापक समर्थन मिला है इस मुद्दे पर और मिलता रहेगा, कि भारत अब एक बड़ी शक्ति के रूप में है। और भारत ये लाल किले से घोषणा करना, आतंकवाद से लड़ेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और पूरे मानव जाति के देखिए जल का जो मुद्दा उठाया, जो आगे हम चर्चा करेंगे, कि पूरी दुनिया में माना जाता था कि अगला विश्व युद्ध यदि होगा तो पानी के लिए होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आज जैसे स्वच्छ भारत की तरह से जल के लिए भी एक बहुत बड़ा आह्वान किया है कि देश भर में पूरी जनता उसके साथ जुड़े कि कैसे जल को बचाया जाए, जल को सुरक्षित किया जाए और संग्रहित किया जाए। और जैसे कि आपने जिक्र किया जल की बात कि किस तरीके से ये न सिर्फ दुनिया बल्कि देश में एक संकट के तौर पर दिख रहा है, उसका उपाय क्या और किस तरीके से जनता से उन्होंने आह्वान किया, आइए सुनते हैं। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से 370 या फिर 35A का जिक्र हुआ, इस सरकार ने काम किया, संसद की ओर से मुहर लगी, लेकिन समस्याओं का जिक्र भी किया, उसके उपाय के तौर पर भविष्य की चिंताओं को लेकर, जैसे अगर हम जल की बात करें, पानी की बात करें, कैसे देखते हैं इस एजेंडे को और सरकार के विजन को? सरकार का जो 370 पर स्टैंड है, या जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, फिजिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, ये तो एक अलग बात है। अभी हमारे साथी ने इस पर कमेंट किया, बट हम एक ब्यूरोक्रेसी के तौर पे देखते हैं कि सरकार ने साफ साफ संदेश दिया है कि ब्यूरोक्रेसी को भी उसी तरह से अपने आप को सज्ज करना पड़ेगा, ताकि सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो स्पीड है, जो स्केल है, उसी तरह से हम सरकार की डिलीवरी कर सकें समस्याओं का निदान करने में। जैसे आपने बताया, अभी प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ बताया कि हम लटकाने भटकाने में नहीं, बट ब्यूरोक्रेसी फेमस है लटकाने भटकाने और इधर उधर करने में। अब है कि अब भाई जो सरकार के उद्देश्य हैं, अब तो उसमें सिलेक्शन नहीं रहा जिसमें हमको किसी को लेना है, किसी को छोड़ना है। अब तो ज़्यादातर यूनिवर्सल नेचर की स्कीमें हैं, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। अब हर घर हर जल, इसमें ये नहीं सोचना किस कॉलोनी में देनी है, किस कॉलोनी में प्राथमिकता से देनी है, हर एक घर को देना है। और ब्यूरोक्रेसी की जो पद्धति जो हम लोग रिसर्च करते हैं, IIPA वगैरह में देखते हैं, ऐसी स्कीमें जो यूनिवर्सल नेचर की हैं, उसको डिलीवर करने में ब्यूरोक्रेसी कभी हिचकिचाती नहीं है। और शायद उसी का परिणाम है कि हमने चाहे जनता के सहयोग से स्वच्छता आंदोलन चलाया हो, चाहे जनता के सहयोग से हर घर बिजली पहुँचाई हो, चाहे जनता के सहयोग से अब जल संकट को दूर करने में हम लोग आगे आएंगे। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जिले से लेकर लाइनमैन से लेकर चेयरमैन तक, जो हम बोलते हैं बार बार कि हर एक को इसी नीयत से, इसी स्पीड से, इसी स्केल से सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही आज के लाल किले के उद्देश्य, लाल किले का जो भाषण था उसमें भी यही था कि सरकार का दबाव ना हो, लेकिन सरकार का प्रभाव हो। मतलब सरकार की जो नीयत है वो ब्यूरोक्रेसी की नीयत में परिवर्तन हो, ताकि हम जो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उस पर हम खरे उतरें। और वही देश के लिए भी हित में है और ब्यूरोक्रेसी को भी वो चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। चैलेंज आपने कहा बहुत अहम है। और जगदीश जी, दो चीज़ें, एक तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे मसले जो कि दशकों से अटके हुए या लटके हुए पड़े हुए थे, न सिर्फ उनको साहसिक तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है, उस पर फैसले लिए गए सरकार की ओर से। दूसरा, सामाजिक सरोकार या फिर भविष्य की चिंताओं को लेकर भी, जैसे पानी का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, दोनों दिशाओं में यानी कि मजबूत इरादे और कड़े कदमों के साथ आगे बढ़ने का जज्बा। देखिए, जैसे 370 या 35A की बात की उन्होंने, तो
बताया उन्होंने कि हम टालते नहीं समस्या को, हम पालते भी नहीं हैं। तो 370 अगर जैसा लॉजिक जो तर्क सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से और उनके मंत्रियों ने संसद की बहस में दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया इस बात को कि भाई आखिर अगर 370 इतना ही ज़रूरी था तो आपने अस्थाई क्यों रखा, उसको स्थायी क्यों नहीं किया? स्थायी करते आप। तो और क्या बदला? और 370 से कोई बदलाव नहीं हुआ। आप ख़त्म करने से क्या बदलाव होगा? 370 और 35A पे हम देख रहे हैं कि कल राष्ट्रपति महोदय का जो संबोधन है उसमें भी इसका उल्लेख था। ये असल में संदेश है देश के लिए, एक स्पष्टता कि सारे देश में इस 370 और 35A को लेकर जो कोई भ्रम का वातावरण होगा तो वो दूर होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अगर कोई शंका संदेह होगा वो दूर होगा। और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी को ये बहुत सख्त संदेश है कि अब देश का संविधान एक है और पूरा देश में, पूरे देश भर में लागू होता है, जम्मू कश्मीर भी उसमें से एक है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अब देश को आह्वान किया है, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने देश की बाकी लोगों का आह्वान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के कल्याण का जिम्मा हमारा है और उसमें बाकी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो सामाजिक समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ कि जितना 92 मिनट के आसपास उनका जो भाषण है, उस भाषण में अगर 3/4 हिस्सा सामाजिक मुद्दों पर है। प्रधानमंत्री मोदी हाल के राजनीतिक इतिहास में ऐसे नेता बन के उभरे हैं जिन्होंने सोशल इश्यूज को हाथ लगाया है। पहली बार जब उन्होंने स्वच्छता के लिए लाल किले से ही कहा था कि मैं एक बहुत कठिन चुनौती और अपने हाथ में ले रहा हूं, और हम देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान ने देश में कितना बदलाव किया है। अब वो जल की बात कर रहे हैं और जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जल, देखिए, हम देश का जो आंकड़ा है वो जानते हैं कि लगभग 82% लोगों को देश के और बेसिक वाटर मिलता है। बेसिक वाटर मतलब उसमें पीने लायक पानी नहीं होता, जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, वो बहुत कम आबादी को मिलता है। और जो बड़ा लक्ष्य लिया है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कि हम सभी घरों में और टेप के जरिए, नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आप देखेंगे अगर इसको आइसोलेट करके देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ जल पर ध्यान देकर सरकार इसको अमल में नहीं ला सकती और इसको सिद्ध नहीं कर सकती जी। इसके साथ जो दूसरी समस्या का उल्लेख किया, जिस पर आप जनसंख्या की तरफ, हाँ, जनसंख्या की तरफ, वो समस्या इससे जुड़ी हुई समस्या है। अभी हम 134 करोड़ का देश है और जो संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक हम जो है 168 करोड़ पे चीन से भी आगे पहुंच जाएंगे। और तब हमको 50% अधिक खाद्यान्न चाहिए होगा, 50% अधिक पानी चाहिए होगा, 50% अधिक दूध चाहिए होगा। तो प्रधानमंत्री जब जल की बात पहले की, फिर उन्होंने जनसंख्या की बात की, तो आप ये देखिए कि वो एक क्लियर पिक्चर, जो नया इंडिया, नया भारत की अगर वो बात करते हैं तो वो पूरे भारत की जो मूल समस्याएं हैं और बड़ी चुनौतियां हैं उन सबको छूते हुए चलते हैं। बिल्कुल, भविष्य की चिंताएं क्या हो सकती हैं, कहां पर फोकस करना है किसी सरकार को, इस पर खास ध्यान। और जैसे कि जिक्र किया जगदीश जी ने कि जनसंख्या को लेकर भी पहली बार लाल किले की प्राचीर से मैं कहूं कि किसी प्रधानमंत्री ने इस बड़े मसले का जिक्र किया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से
अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। सुरेंद्र जी, क्योंकि जब किसी देश के संसाधनों की बात आती है और सरकारों के नज़रिए से जो भविष्य में चिंताएं हैं उसकी तरफ कहा जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुखर या फिर उस पर दूरदर्शी नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब हालात बदले हैं और प्रधानमंत्री जब जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से संसाधन को अगर हम कंपेयर करेंगे जनसंख्या के साथ और अभी से उसकी तरफ सोचने की तैयारी या फिर उसकी चर्चा, बहुत आज के अगर वक्तव्य में मैं सबसे बड़ी हाईलाइट मानूंगा तो यही मानूंगा कि जनसंख्या पर पहली बार एक खुले मन से एक बड़ी बात कही गई है कि हर माता पिता को सोचना पड़ेगा कि हमारी आने वाली संतान हमसे गरीब रहेगी या हमसे धनी बनेगी। ह्यूमन रिसोर्स का एक रोल है सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे, लेकिन ये भी एक सच है कि जितने सीमित संसाधन हैं उसी में अगर बंटवारा होगा तो आने वाली संतानें या उनके लिए जो संसाधन चाहिए वो हमारे लिए हमेशा कम पड़ेंगे। बट एक सबसे बड़ी एक और अच्छी खास बात है कि इसको स्वयं प्रेरणा से करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ। हमको जितने बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी से लेके उनके पढ़ाई तक, शिक्षा तक, नौकरी तक जो जितने संसाधन बनते हैं वो उत्पादक बनते हैं 18 साल की उम्र के बाद। लेकिन 18 साल की उम्र तो उनका पोषण, उनका भरण पोषण, उनको अच्छी ज़िंदगी देना और उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनाना ताकि देश की उन्नति में वो अपना योगदान कर सकें। इसके लिए जो देश के साधन हैं उनका समुचित प्रयोग तभी होगा जिसमें जनसंख्या नियंत्रण पर जनता भी कोशिश करेगी, परिवार भी कोशिश करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये देशभक्ति का काम है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। हमको मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम होगा। अब इस पर क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से हम समाज को साथ में लेके चल सकते हैं और जो उसके लिए रिलेटेड इशूज़ हैं ताकि हम कहीं एजिंग पॉपुलेशन में या जो चाइना का प्रॉब्लम है या यूरोप का प्रॉब्लम है उसमें हम ना फंसें, तो इसके लिए एक दूरगामी सोच की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा सोचना है। और एक और बड़ा मसला था जिससे मैं कहूँ कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया जूझ रही है, वो है प्लास्टिक कचरे को लेकर। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जनता से आह्वान किया कि हम किस तरीके से मिलकर देश को प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। आलोक जी, एक खास चीज़ जो नज़र आती है उसके पीछे मैं जानना चाहूँगा कि इम्पैक्ट की, चाहे वो जनसंख्या का मसला हो या फिर प्लास्टिक कचरे से निपटने और उससे भारत को मुक्त करने की बात हो, वो किसी कानून या सरकार को आगे लाने की या उस पर जवाबदेही की बजाय जनता को आह्वान कर रहे हैं। ये जो शिफ्ट है किसी सरकार का, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली बार मैं समझता हूँ कि ये तो दुनिया के और राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्रियों के लिए संदेश होगा जब उन्होंने कहा कि आज़ादी मिली है सरकारी दखल के बिना ही सब लोग आगे बढ़ सके। मतलब एक आत्मानुशासन हो, और उसी की कड़ी में प्लास्टिक का उन्होंने कहा, या जनसंख्या का, जैसे अभी हमारे चर्चा कर रहे थे, जनसंख्या में देखिए हम लोगों ने तो देखा है ना, इमरजेंसी में या परिवार नियोजन का जो उस समय जो चला नसबंदी वाला, वो तो एक जबरन जिसको कहते हैं, उस पर जातियाँ हुई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लोग खुद उसको महसूस करें। प्लास्टिक के लिए ये नहीं कहा सरकार कानून बनाएगी, तो मेरी कहीं उठाया है यदि प्लास्टिक बैग है उसको सजा जेल भेज दिया जाएगा, ये नहीं। उन्होंने कहा कि खुद आइए सब मिल करके, सरकार, नगर पालिकाएँ, उनकी भूमिका होती है। स्वच्छ भारत में भी हुआ, कई जगह नगर पालिकाएँ, नगर निगम नहीं थी काम करे, लेकिन पब्लिक में
खुद उठा उठा करके लोगों ने सोचा कि किस तरह से। आप आश्चर्य करें कि गांव में इसका ज़्यादा असर हुआ है। दिल्ली महानगर, मुंबई तो क्षमा करेंगे जो भी हमारे मित्र हैं, लेकिन वो लोग उसको नहीं चला पा रहे। लेकिन गांव में लोगों ने, मैंने ऐसे गांव देखे जहां पर महिला सरपंच हैं और उन्होंने पूरे गांव को ऐसा स्वच्छ भारत के लोग कूड़ा डालकर, बाकायदा एक गाड़ी आती है उसमें बाकायदा पूरा घर का कूड़ा डाल रहे हैं। उसी तरह से प्लास्टिक से मुक्ति दिलाना, परिवार को एक रखना, आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो उसमें भी आधुनिक टेक्नोलॉजी लाएं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है, देखिए जबकि उसका करोड़ों का मुनाफा लोग कमा रहे हैं, हो सकता है उन आज कंपनी वालों को कहीं खतरा महसूस होने लगेगा। बड़े बड़े ऐसे कारखाने जिन्होंने इसी के बल पर अरबों रुपया बनाया है आज। लेकिन देश बचना चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए। उन किसानों को और फसलों को जो नष्ट होता है, आगे अनाज ही न मिलेगा, ऐसी स्थिति न पैदा हो और हम प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। ये मुझे लगता है कि एक शिक्षा देने का काम जो महात्मा गांधी जिस तरह से कहते थे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में तो बोलते ही हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो जनता की भाषा बोलते हैं। एक लाइन और जोड़ूंगा, कई भाषणों में पहले ऐसा होता था, मतलब पूर्व प्रधानमंत्रियों में किसी का वो नहीं कहता, लेकिन ऐसा लगता था मंत्रालयों की रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है, कुछ दो पैरे ऊपर दो पैरे जरूर अपना बोलें। ये पहले से प्रधानमंत्री हैं जो दिल से बोलते हैं और दिल को जोड़ते हैं, दिमाग को झकझोरते हैं ताकि भविष्य का निर्माण हो सके। चलिए, इसके साथ साथ जो बात कही कि किसानों को लेकर जो उन्होंने आह्वान किया कि किस तरीके से जो रासायनिक खादें हैं या उनका उपयोग कम कर सकें और अगर हो सके तो उसको हम पूरी तरीके से रोक सकें। आइए सुनते हैं। मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी मां है। हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं। इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम 10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे? हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। आप देखिए देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। हमारी धरती मां को बचाने में आपका कितना बड़ा योगदान होगा। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ किसानों से आह्वान किया ताकि स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य हो सके जनता का, साथ ही साथ देश में लोकल जो वस्तुएं हैं, यानी कि लोकल जो मैं कहूं कि प्रोडक्ट हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए लकी कल का एक नया नारा भी दिया। आइए सुनते हैं। सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हो, स्वावलंबी भारत की सपना हो, महात्मा गांधी के आदर्शों को जीना आज भी प्रस्तुत है। महात्मा गांधी के विचार आज भी स्तुत्य है और इसलिए मेक इन इंडिया का जो मिशन हमने लिया है उसको हमने आगे बढ़ाना है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ये हमारी प्राथमिकता क्यों ना होनी चाहिए। हम तय करें कि मैं अपने जीवन में, मेरे देश में जो बनता है, जो मिलता है, वो मेरी प्राथमिकता होगी। और हमने तो लकी कल के लिए लोकल प्रोडक्ट पर बल देना है। लकी कल के लिए लोकल, सुहानी कल के लिए लोकल, उज्जवल कल के लिए लोकल। जो गांव में बनता है पहले उसकी प्राथमिकता, वहां नहीं है तो तहसील में, तहसील से बाहर जाना पड़े तो जिले में, जिले के बाहर जाना पड़े तो राज्य में, और मैं नहीं मानता हूं कि उसके बाहर हमारी आवश्यकताओं के लिए कहीं जाना पड़ेगा। कितना बड़ा बल मिलेगा, हमारे ग्रामीण अर्थरचना को कितना बल मिलेगा, लघु उद्यमियों को कितना दम मिलेगा, हमारी परंपरागत चीजों को कितना दल मिलेगा। जगदीश जी, मैं कहूँ कि लकी कल में कई सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि छुपी हुई हैं, चाहे वो स्थानीय रोजगार की बात हो रही हो
अर्थव्यवस्था की मजबूती देने की बात हो रही है, और जो बाह्य कारक होते हैं कई बार जब कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर या कहीं दबाव में है, उन सब से एक कवच के तौर पर भी होगी। हाँ, निश्चित रूप से। लकी कल में जो लोकल की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं हर ज़िले में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए और हर देश को हमारा कोई निर्यात होना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए। ये जो स्वदेशी की जो स्पिरिट है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले चली, हम जानते हैं कि एक बार मोदी जी जैसा और साख वाला नेता जब ये बातें कहता है, इसका बड़ा असर होता है। हमने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले दादा भाई नौरोजी से लेकर एक बड़ी नेताओं की परंपरा रही जिन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया, और हम जानते हैं कि उस समय स्वदेशी कपड़े पर ही जब आंदोलन चला तो मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई अंग्रेज़ों की। तो स्वदेशी उत्पादों पर जोर है और स्वदेशी भाजपा के सिद्धांतों में शामिल रहा है, स्वदेशी उत्पादों को। और फिर इससे जो जिसको मेक इन इंडिया वो कहते हैं, मेक इन इंडिया का सारा अगर आप उसका दर्शन देखेंगे तो वो भारत निर्मित वस्तुओं पर बल देने पर है। और भारत को अगर वो एक 5 खरब डॉलर की एक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो उसमें भारत के उत्पादों का बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, और इसलिए वो गांव से, तहसील से, ज़िले से वो शुरू करना चाहते हैं और उसका वो आह्वान कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मोदी जी जैसा कोई नेता ही इस तरह का आह्वान कर सकता है। रासायनिक खाद, जैसे आलोक जी ने बहुत सही कहा कि बड़े बड़े कारखाने और उनके लाभों का मामला है, वैसे ही उत्पादों का मामला है। हम जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम कितनी विदेशी चीज़ें जो देश में भी बनती है अन्यथा हम इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा आह्वान करना और उसको लागू करवा लेना, और वो भी समाज के समर्थन से, उसके सहयोग से, बड़ा चैलेंज, ये बड़ा चैलेंज। बहुत संक्षेप में सुनील जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। सरकार नए इरादों के साथ नए तरीके से काम कर रही, जनता की नई एस्पिरेशंस, नई उम्मीदें, आकांक्षाएं हैं। नौकरशाही में कहूँ, वहाँ पर किस तरीके का चैलेंज दिखता है इन दोनों को मीट आउट कराने में? नौकरशाही इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहती है। राजनीतिक जो दिशा निर्देश मिलते हैं उनको देख के अपने आप को तैयार करना, उसको डिलीवरी फील्ड में दिखाना। जैसे डबलिंग फॉरवर्ड इनकम की बात करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वच्छता की बात करी, आज जल और जीवन मिशन की बात करी, या लोकल प्रोडक्ट की बात करी, सुनहरे कल के लिए लोकल प्रोडक्ट की बात करी। ये सब उसी दिशा में प्रयास हैं कि हम भारत के जो उत्पाद हैं उन पर गर्व करें, उनको खरीदें, उनको इस्तेमाल करें और जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाले प्रोडक्ट बनाएं, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो वर्ल्ड क्लास हो और मैन्युफैक्चर भी रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चर हो। माननीय प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा उद्देश्य मेरे जो आज के भाषण में लगता है, सार्थक लगता है, उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात कही है कि इंडिविजुअल अगर एंटरप्रेनर बने और वो एंटरप्रेनर अपने प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के मार्केट में बेच सके तो वही सबसे बड़ी देश सेवा है, और वही कैन बिकम वेल्थ क्रिएटर टू जॉब क्रिएटर ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास पर खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।